ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब भी मैं इसे याद करता हूं, मेरी रूह कांप जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मेरा नाम राहुल है। मैं विनय का सबसे करीबी दोस्त था। जो कुछ भी आप आगे पढ़ेंगे, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। विनय की मौत के बाद जब मुझे उसकी डायरी मिली, तो मैं समझ गया कि उसे क्या हुआ था, पर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। आज मैं आपको उसकी पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं, ताकि कोई और इस भूल को न दोहराए, क्योंकि जो मैंने देखा है वो सिर्फ कहानियों में होता है, ऐसा मैं पहले सोचता था। पर अब मैं जानता हूं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें समझना हमारे बस की बात नहीं है। विनय और मैं बचपन से ही साथ थे। हम दोनों का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव का नाम था रामनगर। वहां के लोग तंत्र मंत्र की बातें करते रहते थे। कोई कहता था कि फलाने बाबा के पास जादुई शक्तियां हैं, कोई कहता था कि अमुक साधु भूत प्रेत को बुला सकता है। विनय बचपन से ही इन सब बातों में बहुत रुचि लेता था। मैं उसे समझाने की कोशिश करता था कि यह सब बकवास है, पर वो नहीं मानता था। जब हम 24 साल के हुए तो विनय की इस चीजों में दिलचस्पी और भी बढ़ गई थी। उस वक्त गांव में एक साधु आया था। उसका नाम था बाबा नरसिम्हानंद। लोग कहते थे कि वो त्रिकालदर्शी है, यानी तीनों काल की बातें जानता है। विनय उसके पास रोज जाने लगा। मैंने देखा कि वो धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन विनय मेरे घर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह था। वो बोला, राहुल, मैंने सुना है कि पिशाचिनी साधना करने से इंसान को अपार शक्ति मिलती है। और साथ में वो रुका और मुस्कुराया। साथ में जो सुख मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। विनय, ये सब बकवास है यार। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हमारा ग्रेजुएशन का आखिरी साल है। पर विनय बोला, तू नहीं समझेगा राहुल, मैं अभी भी कुंवारा हूं। मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, और फिर अगर मुझे सच में शक्तियां मिल जाएं, तो मैं गांव का सबसे बड़ा साधु बन जाऊंगा। लोग मेरे पैर छुएंगे। मैं समझ गया था कि विनय के मन में वासना और लोभ दोनों भरे हुए थे। उसे लगता था कि पिशाचिनी साधना से उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। विनय, मैंने उसे समझाया, गुरुजी से पूछ ले, कम से कम वो तुझे सही सलाह देंगे। विनय हंसा। अरे यार, बाबा जी तो खुद ही कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से साधना करे तो पिशाचिनी उसकी दासी बन जाती है, फिर वो जो चाहे कर सकता है। मैंने आखिरी बार कोशिश की। पर विनय, अगर कुछ गलत हो गया तो? कुछ नहीं होगा यार, मैं सब पढ़ चुका हूं, सारे मंत्र याद कर लिए हैं। अगली अमावस्या को मैं श्मशान जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। वो इतना पक्का था कि लगता था जैसे वो कोई खेल खेलने जा रहा हो, किसी खतरनाक साधना में नहीं। उस दिन के बाद विनय रोज तैयारी करने लगा। वो श्मशान के पास जाकर जगह देखता, मंत्रों का अभ्यास करता। मैंने देखा कि वो दिन ब दिन और भी जिद्दी होता जा रहा था। बाबा नरसिम्हानंद से जब मैंने इस बारे में बात की, तो वो बोले, राहुल बेटा, मैंने विनय को मना किया है, पर वो सुनता ही नहीं है। पिशाचिनी साधना कोई खेल नहीं है। एक भी गलती हुई तो साधक का सर्वनाश हो जाता है। तो फिर आपने उसे इसके बारे में बताया ही क्यों? मैंने पूछा। बाबा जी की आंखों में चिंता दिखी। बेटा, मैंने सिर्फ इसका जिक्र किया था, पर विनय ने इसे गलत तरीके से समझा है। उसे लगता है कि पिशाचिनी को वश में करना आसान है, पर सच यह है कि पिशाचिनी खुद ही साधक को वश में कर लेती है। क्या मतलब? मैं घबरा गया। मतलब यह है कि जो इंसान पिशाचिनी को बुलाता है, वो सोचता है कि वो उसका मालिक बनेगा, पर होता उल्टा है। पिशाचिनी उसे अपना गुलाम बना लेती है, और फिर वो इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। बाबा जी की बातें सुनकर मैं बहुत डर गया था। मैंने विनय को आखिरी बार समझाने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल भी नहीं माना। अमावस्या की रात आ गई थी। विनय ने अपना फैसला कर लिया था। मैंने उससे कहा था कि मैं भी उसके साथ जाऊंगा, पर उसने मना कर दिया। नहीं राहुल, यह साधना अकेले में करनी पड़ती है। तू चिंता मत कर, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा, और फिर तू देखना मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी।
वो रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। मन में बार बार यही डर आ रहा था कि कहीं विनय के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। सुबह जब वो वापस आया तो उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। क्या हुआ विनय? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा था। राहुल, मैं सफल हो गया हूं। मैंने उसे बुला लिया है। किसे? मैंने पूछा, हालांकि मैं जानता था कि वो किसकी बात कर रहा है। पिशाचिनी को। वो बहुत सुंदर है राहुल, इतनी सुंदर कि तू सोच भी नहीं सकता। और रात भर। वो रुका। रात भर मैंने जो अनुभव किया है वो मैं किसी को नहीं बता सकता। मुझे लगा कि विनय सच कह रहा था। उसके चेहरे पर जो भाव थे वो झूठ के नहीं लग रहे थे। पर मैं यह भी देख रहा था कि वो सिर्फ एक रात में ही कितना बदल गया था। उस दिन के बाद से विनय की जिंदगी बदलना शुरू हो गई थी, पर वो बदलाव अच्छा नहीं था। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। विनय ने मुझे जो बताया था उससे मैं समझ गया था कि वो सिर्फ अपनी सफलता की बात कर रहा है, पर मैं उसकी हालत देखकर परेशान था। अगले कुछ दिनों में मैंने उसमें और भी बदलाव देखे। पहले तो विनय बहुत हंसमुख था, हमेशा हंसता मजाक करता रहता था, पर अब वो ज्यादातर चुप रहने लगा था। कॉलेज में भी वो अकेले अकेले रहता था। प्रोफेसर कुछ पूछते तो जवाब देता, पर दिमाग कहीं और लगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, विनय, तू ठीक तो है ना? वो बोला, हां यार, बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि पहले से भी ज्यादा अच्छा हूं। तो फिर तू इतना चुप क्यों रहता है? और तेरा चेहरा भी पीला लग रहा है। विनय हंसा। अरे यार, साधना करने से ऐसा होता है। मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं। जल्दी ही तू देखेगा कि मैं कैसे लोगों की भविष्य की बातें बता सकता हूं। मुझे उसकी बात सच नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में जो चमक पहले थी वो गायब हो गई थी। अब उसकी आंखें अक्सर लाल रहती थीं, जैसे उसे नींद नहीं आ रही हो। एक दिन मैं उसके घर गया। उसकी मां मिली तो बोली, राहुल बेटा, विनय को समझाओ, रात भर जागता रहता है, पता नहीं क्या करता है अपने कमरे में, और दिन में सोता रहता है। मैंने विनय के कमरे में जाकर देखा। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर जाग रहा था, आंखें छत की तरफ टिकाए, कुछ सोचता हुआ। विनय, तेरी मां कह रही थी कि तू रात भर जागता रहता है, क्या बात है? विनय ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। राहुल, तू नहीं समझेगा, रात को वो आती है। कौन आती है? मैंने पूछा, हालांकि मैं समझ रहा था कि वो किसकी बात कर रहा है। वो पिशाचिनी। वो हर रात आती है। और फिर? विनय मुस्कुराया। फिर हम दोनों का मिलन होता है। मैं घबरा गया। विनय, ये तू क्या बोल रहा है? कैसा मिलन? विनय उठकर बैठ गया। राहुल, जो मैं अनुभव करता हूं वो तू कभी नहीं कर सकता। वो इतनी सुंदर है, इतनी मोहक है कि उसके सामने दुनिया की कोई औरत कुछ नहीं है। पर विनय, तू तो कहता था कि तूने उसे अपने वश में कर लिया है, फिर वो तेरे पास खुद क्यों आती है? विनय का चेहरा अचानक बदल गया। उसमें गुस्सा और परेशानी दोनों दिखी। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती, कहती है कि मैं उसका हो गया हूं। अब मुझे समझ आया कि असल में क्या हो रहा था। विनय ने सोचा था कि वो पिशाचिनी को काबू में कर लेगा, पर हो उल्टा गया था। पिशाचिनी ने उसे काबू में कर लिया था। विनय, तू बाबा जी के पास चल, वो तुझे कोई उपाय बताएंगे। नहीं राहुल, विनय बोला, मुझे उपाय नहीं चाहिए, मैं खुश हूं। बस एक बात है। क्या? वो मुझसे कुछ मांगती है, कहती है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे छोड़ देगी। क्या मांगती है? विनय चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, वो मुझसे मेरी जिंदगी मांगती है। कहती है कि अगर मैं उसका पूरा हो जाऊं तो वो मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। मैं बुरी तरह घबरा गया। विनय, तू पागल हो गया है? वो तुझे मारना चाहती है। नहीं राहुल, वो मुझसे प्रेम करती है। वो मुझे मारना नहीं चाहती, बल्कि हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती है। मैंने समझा कि विनय पूरी तरह से उस पिशाचिनी के प्रभाव में आ गया था। उसकी सोचने की शक्ति भी चली गई थी।
उस दिन मैं बाबा नरसिम्हानंद के पास गया। उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, फिर बोले, राहुल, मुझे डर था कि ऐसा ही होगा। विनय अब पिशाचिनी के पूरे वश में है। क्या कोई उपाय नहीं है? मैंने पूछा। उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। विनय को खुद ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करनी होगी। जब तक वो खुद नहीं चाहेगा, तब तक कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। पर वो तो खुश लग रहा है। बाबा जी ने गहरी सांस ली। राहुल, ये सब नशे का असर है। पिशाचिनी अपने शिकार को इतने नशे में रखती है कि वो समझ ही नहीं पाता कि वो मर रहा है। हर रात वो उसकी जिंदगी थोड़ी थोड़ी पी जाती है। मतलब ये कि विनय की उम्र कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी ही मर जाएगा, और मरने के बाद उसकी आत्मा भी पिशाचिनी के वश में रह जाएगी। मैं बुरी तरह डर गया था। मैंने पूछा, तो फिर क्या करूं? तुम सिर्फ विनय को समझाने की कोशिश कर सकते हो। उसे दिखाओ कि वो कैसे बिगड़ता जा रहा है। हो सकता है वो समझ जाए। पर मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा। विनय पूरी तरह से उस पिशाचिनी के नशे में था। अगले कुछ दिनों में विनय की हालत और भी खराब होती गई। उसका वजन कम हो गया था, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, और सबसे डरने वाली बात यह थी कि उसके बाल सफेद होने लगे थे। सिर्फ 24 साल की उम्र में उसके बाल सफेद हो रहे थे। एक दिन मैं फिर उससे मिलने गया। वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था और अपने आप को देख रहा था। विनय, तू अपने आप को देख, तेरी हालत कितनी खराब हो गई है। विनय ने आईने में मेरी तरफ देखा। राहुल, मैं जानता हूं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, पर यह सब कुछ अस्थाई है। कैसे अस्थाई? वो कहती है कि जब मैं पूरी तरह उसका हो जाऊंगा तो मुझे फिर से जवानी मिल जाएगी, हमेशा के लिए। मैंने समझा कि विनय अभी भी उसके झांसे में था। मैंने आखिरी कोशिश की। विनय, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। वो तुझे मार रही है। हर रात तेरी जिंदगी कम करती जा रही है। विनय गुस्सा हो गया। राहुल, तू मेरी बात नहीं समझ रहा। वो मुझसे प्रेम करती है। वो मुझे मारना नहीं चाहती। अगर वो तुझसे सच में प्रेम करती है तो तेरी हालत इतनी खराब क्यों है? विनय चुप हो गया, फिर बोला, यह प्रेम की कीमत है राहुल। सच्चे प्रेम के लिए कुछ भी करना पड़ता है। मैं समझ गया कि अब विनय के साथ बात करना बेकार है। वो पूरी तरह से उस पिशाचिनी के वश में हो गया था। उस दिन के बाद मैंने विनय को समझाना छोड़ दिया था, पर मैं उस पर नजर रखता रहता था। हर रोज उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। अब वो कॉलेज भी नहीं आता था, हमेशा घर में रहता था। उसकी मां बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, राहुल बेटा, विनय की तबीयत बहुत खराब रहती है। डॉक्टर के पास ले गए थे तो उन्होंने कहा कि इसमें खून की बहुत कमी है और ये इतना कमजोर क्यों हो गया है समझ नहीं आ रहा। मैं जानता था कि विनय को क्या हो रहा है, पर मैं उसकी मां से कैसे कहता। उन्हें लगता कि मैं पागल हो गया हूं। एक रात मैं विनय के घर के पास से गुजर रहा था। अचानक मैंने देखा कि उसके कमरे की खिड़की से एक अजीब सी रोशनी आ रही है। वो रोशनी न तो बिजली की थी न मोमबत्ती की। वो एक अजीब सी नीली रोशनी थी। मैं डर गया, पर फिर हिम्मत करके उसकी खिड़की के पास गया। मैंने अंदर झांक कर देखा। जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। विनय अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके पास एक औरत थी, पर वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके लंबे काले बाल फर्श तक फैले हुए थे। उसका शरीर एक अजीब सी नीली रोशनी से चमक रहा था, और सबसे डरने वाली बात यह थी कि वो हवा में तैर रही थी। वो विनय के ऊपर झुकी हुई थी और उसके गले को चूम रही थी। विनय की आंखें बंद थीं, पर उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे। वो औरत विनय से कुछ पी रही थी। मुझे समझ आया कि वो उसकी जिंदगी पी रही है। मैं इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने घर पहुंचा और सारा दिन सोचता रहा कि क्या करूं। शाम को मैं विनय के घर गया। वो अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था और उसकी आंखों के नीचे काले गहरे डब्बे पड़ गए थे। विनय, तेरी हालत बहुत खराब है। चल, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। विनय ने धीमी आवाज में कहा। राहुल, डॉक्टर के पास जाने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मतलब? वो हर रात आती है और हर रात वो मुझसे कुछ लेती जाती है। क्या लेती है?
मैंने पूछा, हालांकि मैं जानता था मेरी जिंदगी, मेरी ऊर्जा, मेरी सांसें। विनय रोने लगा। राहुल, मैं बहुत डर गया हूं। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती, कहती है कि अब मैं हमेशा के लिए उसका हूं। मैंने देखा कि आखिर विनय को सच्चाई समझ आ गई थी। विनय, अब भी वक्त है, बाबा जी के पास चल। मैं जा चुका हूं राहुल, विनय बोला। बाबा जी ने कहा है कि अब सिर्फ एक ही उपाय है। कौन सा? मुझे उससे आखिरी बार मिलना होगा और इस बार मुझे उसका सामना करना होगा। अगर मैं हार गया तो मर जाऊंगा और अगर मैं जीत गया तो बच जाऊंगा। मैं समझ गया कि यह विनय के लिए जिंदगी और मौत का फैसला था। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात थी। विनय ने फैसला किया था कि वो उस रात श्मशान जाएगा और पिशाचिनी का सामना करेगा। उसने मुझसे कहा, राहुल, अगर मैं सुबह तक वापस नहीं आया तो समझ जाना कि मैं हार गया। मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैंने कहा। नहीं राहुल, यह लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी होगी। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। सुबह जब विनय के घर गया तो पता चला कि वो अभी तक वापस नहीं आया था। मैं श्मशान की तरफ दौड़ा। श्मशान पहुंचकर मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। विनय पीपल के पेड़ के नीचे बेहोशी में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर खरोंचे थीं और उसके गले पर काले निशान थे। मैंने उसे उठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत कमजोर है पर जिंदा है। जब विनय होश में आया तो उसकी आंखों में एक अलग सी शांति थी। राहुल, मैं बच गया, वो धीमी आवाज में बोला। क्या हुआ था? मैंने पूछा। वो आई थी आखिरी बार। उसने मुझसे कहा था कि अब मुझे उसके साथ चलना होगा, पर मैंने मना कर दिया। फिर उसने मुझ पर हमला किया। उसका असली रूप दिखाया। बहुत डरावना था राहुल। उसके दांत नुकीले थे, आंखें लाल थीं। वो मुझे मार डालना चाहती थी। तो फिर तू बचा कैसे? बाबा जी ने जो मंत्र दिया था वो बोला और फिर न जाने कैसे वो चिल्लाती हुई गायब हो गई। मैं खुश था कि विनय बच गया था, पर मुझे नहीं पता था कि यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी। विनय ठीक हो रहा था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा था। वो फिर से हंसने मुस्कुराने लगा था। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं गलत था। 1 महीने बाद विनय ने मुझसे कहा, राहुल, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या मतलब? मुझे लगता है कि वो अभी भी कहीं आसपास है। रात को मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। मैं घबरा गया। कैसी आवाज? वो मुझे बुलाती है, कहती है कि मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। मैंने विनय को बाबा जी के पास ले जाने का सुझाव दिया। जब हम बाबा जी के पास गए तो उन्होंने विनय को देखकर चिंता जताई। विनय, तुमने जो साधना की थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, बाबा जी बोले। मतलब ये कि पिशाचिनी का कुछ प्रभाव अभी भी तुम पर है, वो पूरी तरह से तुमसे नहीं गई है। तो क्या करना होगा? मैंने पूछा। अब और कुछ नहीं किया जा सकता। विनय को अपनी इच्छा शक्ति से इससे लड़ना होगा। अगर वो मजबूत रहा तो धीरे धीरे यह प्रभाव खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। अगले कुछ महीनों में विनय की हालत फिर से खराब होने लगी। वो रात को नींद नहीं आने की शिकायत करता था। कहता था कि उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन उसने मुझसे कहा, राहुल, मैं अपने कमरे में अकेला नहीं रह सकता। मुझे हमेशा लगता है कि वो वहां है। कहां है? कोने में। हमेशा कोने में खड़ी रहती है, मुझे देखती रहती है। मैं समझ गया कि विनय की मानसिक हालत भी बिगड़ने लगी थी। वो चीजें देखने लगा था जो वहां नहीं थीं। डॉक्टर ने कहा कि विनय को मानसिक तनाव है। उन्होंने कुछ दवाइयां दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे विनय की हालत और भी खराब हो गई। वो दिन भर डरा डरा रहता था। कहता था कि वो उसे सपनों में भी आती है। राहुल, वो कहती है कि वो मुझे छोड़ेगी नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरे पास आती रहेगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। विनय, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। वो गई है, अब वो नहीं आएगी। नहीं राहुल, विनय रोने लगा। वो अभी भी यहां है। मैं उसे देख सकता हूं। वो मेरे सामने खड़ी है। मैंने देखा कि विनय के सामने कोई नहीं था।
पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। उस दिन मैं समझ गया कि विनय का दिमाग पूरी तरह से बिगड़ गया है। वो अब वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे एक मानसिक चिकित्सक के पास ले जाने का सुझाव दिया, पर विनय मानने को तैयार नहीं था। वो कहता था कि कोई डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर सकता। 1 साल बाद विनय की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि उसे गंभीर मानसिक बीमारी है, पर मैं जानता था कि यह सब उस पिशाचिनी साधना का नतीजा था। 2 साल बाद विनय को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अब वो ठीक है, पर मैं जानता था कि वो पूरी तरह ठीक नहीं था। अभी भी कभी कभी वो डर जाता था। एक दिन उसने मुझसे कहा, राहुल, मुझे लगता है कि वो फिर से आने वाली है। क्यों? क्या हुआ? कुछ दिनों से मुझे फिर से उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वो कह रही है कि अब मेरा वक्त आ गया है। मैं घबरा गया। विनय, तू फिर से वही बातें कर रहा है। वो गई है, अब नहीं आएगी। पर विनय ने कहा, राहुल, इस बार मैं सच कह रहा हूं, वो सच में आने वाली है, अगली पूर्णिमा को। उस दिन मैंने विनय की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि वो फिर से अपनी कल्पनाओं में खो गया है। पर पूर्णिमा से 3 दिन पहले विनय ने अपनी डायरी लिखना शुरू किया। वो उसमें अपनी पूरी कहानी लिख रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने कहा, राहुल, हो सकता है कि पूर्णिमा के बाद मैं न रहूं, इसलिए मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं, ताकि लोगों को पता चल सके कि पिशाचिनी साधना कितनी खतरनाक है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। पूर्णिमा की रात विनय ने मुझसे कहा, राहुल, आज मेरी आखिरी रात है। वो आज रात आएगी और इस बार वो मुझे ले जाएगी। विनय, ऐसी बातें मत कर, कुछ नहीं होगा। राहुल, अगर मैं कल सुबह तक नहीं मिलूं तो समझ जाना कि मैं चला गया। उस रात मैं विनय के घर में ही रुका। मैंने सोचा कि अगर सच में कुछ होगा तो मैं उसकी मदद कर सकूंगा। रात के 2 बजे अचानक मुझे विनय की चीख सुनाई दी। मैं उसके कमरे में दौड़ा। विनय बिस्तर पर बैठा हुआ था और बहुत डरा हुआ था। राहुल, वो आ गई है, वो यहां है। वो कांप रहा था। मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। विनय, यहां कोई नहीं है। नहीं राहुल, वो यहां है, तू उसे देख नहीं सकता। विनय रो रहा था। अचानक कमरे का तापमान बहुत कम हो गया। ठंडक इतनी तेज थी कि मेरी सांस भी दिखने लगी। तभी मैंने देखा कि दीवार पर एक छाया दिख रही है, एक औरत की छाया। पर कमरे में सिर्फ हम 2 ही थे। मैं बुरी तरह डर गया। समझ गया कि विनय सच कह रहा था। छाया धीरे धीरे विनय के बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। विनय चीख रहा था, राहुल, उसे रोको, वो मुझे ले जा रही है। मैंने कुछ करने की कोशिश की, पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे पकड़े हुए हो। छाया विनय तक पहुंच गई। अचानक विनय चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बिस्तर पर गिर गया। कमरे का तापमान सामान्य हो गया। छाया गायब हो गई। मैं विनय के पास दौड़ा। वो बेहोश था, पर सांस ले रहा था। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की। उसने आंखें खोली और मुझे देखा। राहुल, वो बहुत धीमी आवाज में बोला, वो मुझे माफ कर गई है। कहा है कि अब वो नहीं आएगी। सच में? मैं खुश हो गया। हां, पर विनय रुका। पर क्या? पर उसने मुझे चेतावनी दी है। कहा है कि अगर मैंने किसी को इस साधना के बारे में बताया तो वो फिर से आएगी। मैं समझ गया कि अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। उस रात के बाद विनय की जिंदगी बदल गई। वो सामान्य हो गया था। फिर से हंसने मुस्कुराने लगा था। कॉलेज भी जाने लगा था। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर मैं जानता था कि विनय के अंदर एक डर था। वो कभी भी अकेले रहना नहीं चाहता था। हमेशा किसी न किसी के साथ रहता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, विनय, तू अकेले रहने से इतना क्यों डरता है? राहुल, मुझे डर लगता है कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। उसने कहा था कि वो मुझे छोड़ रही है, पर मुझे नहीं लगता कि वो सच में गई है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मुझे अभी भी उसकी मौजूदगी महसूस होती है, जैसे वो कहीं छुपकर मुझे देख रही हो। मैं समझ गया कि विनय अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ था। कुछ महीने बाद विनय की शादी हो गई। मुझे लगा कि अब शादी के बाद वो खुश रहेगा और सारे डर भूल जाएगा।
पर शादी के 1 महीने बाद ही विनय की पत्नी सुनीता ने मुझसे कहा, राहुल जी, विनय की कुछ अजीब आदतें हैं। कैसी आदतें? वो रात को नींद में बहुत चिल्लाता है, कहता है कि कोई उसे पकड़ रहा है, और दिन में भी कभी कभी अचानक डर जाता है। मैं समझ गया कि विनय अभी भी उस डर से मुक्त नहीं हुआ था। एक दिन विनय ने मुझसे कहा, राहुल, मुझे लगता है कि मैंने गलती की है। कैसी गलती? शादी करके सुनीता को खतरे में डाल दिया है। अगर वो फिर से आई तो सुनीता को भी नुकसान हो सकता है। विनय, तू फिर से वही सोचने लगा है। वो गई है, अब नहीं आएगी। राहुल, तू नहीं समझ रहा, वो कभी पूरी तरह से नहीं जाती। एक बार जिसके साथ उसका रिश्ता बन जाता है, वो हमेशा उसके पास रहती है। मैं परेशान हो गया। मैंने विनय को फिर से बाबा जी के पास ले जाने का सुझाव दिया। बाबा जी ने विनय को देखकर कहा, विनय, तुम अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हो। उसका प्रभाव अभी भी तुम पर है। तो क्या करना होगा? मैंने पूछा। अब कुछ नहीं किया जा सकता। विनय को इसके साथ ही जीना होगा, पर एक बात का ध्यान रखना होगा। क्या? विनय को कभी भी इस साधना के बारे में किसी और को नहीं बताना चाहिए। अगर उसने किसी को बताया तो पिशाचिनी फिर से आ सकती है। यह बात सुनकर विनय और भी डर गया। समय बीतता गया। विनय का एक बेटा हुआ। वो खुश था, पर अभी भी डर उसके अंदर था। एक दिन विनय ने मुझसे कहा, राहुल, मैं अपनी कहानी लिखना चाहता हूं। क्यों? ताकि लोगों को पता चल सके कि पिशाचिनी साधना कितनी खतरनाक है, कोई और इस भूल को ना करे। पर बाबा जी ने कहा था कि तू किसी को नहीं बताएगा। राहुल, मैं सिर्फ चेतावनी देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी जैसी स्थिति में फंसे। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। उसने अपनी पूरी कहानी लिखनी शुरू की। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। वो रात को नींद नहीं आने की शिकायत करने लगा। कहने लगा कि उसे फिर से उसकी आवाज सुनाई दे रही है। मैं समझ गया कि पिशाचिनी को पता चल गया है कि विनय अपनी कहानी लिख रहा है। विनय ने अपनी डायरी में लिखा था कि अगली पूर्णिमा को वो फिर से आएगी और इस बार वो उसे माफ नहीं करेगी। पूर्णिमा की रात विनय अपने कमरे में अकेला था। सुनीता अपनी मां के घर गई हुई थी। सुबह जब मैं विनय के घर गया तो देखा कि उसका कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। मैं अंदर गया। विनय बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर वो सांस नहीं ले रहा था। उसके चेहरे पर डर के भाव थे, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, जो मेरा होता है वो हमेशा मेरा रहता है। विनय की मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसे हार्ट अटैक आया था, पर मैं जानता था कि सच क्या था। उसकी मौत के बाद मुझे उसकी डायरी मिली। उसमें उसकी पूरी कहानी लिखी हुई थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज रात वो आएगी। मुझे पता है कि अब मैं बच नहीं सकूंगा, पर मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी से लोगों को सबक मिले। कभी भी पिशाचिनी साधना का प्रयोग न करें, क्योंकि एक बार उसके जाल में फंस गए तो बचना बहुत मुश्किल है। आज मैं आपको विनय की पूरी कहानी सुना चुका हूं। यह कहानी मैंने इसलिए सुनाई है ताकि आप समझ सकें कि तंत्र मंत्र और पिशाचिनी साधना जैसी चीजें कितनी खतरनाक होती हैं। विनय ने सोचा था कि वो पिशाचिनी को अपने काबू में कर लेगा, पर हुआ उल्टा। पिशाचिनी ने उसे अपने काबू में कर लिया और आखिर में उसकी जान भी ले ली। मैं आपसे विनती करता हूं कि कभी भी इस तरह की साधनाओं के चक्कर में न पड़ें। वासना और लालच में आकर ऐसी गलतियां न करें जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दें। विनय की मौत के बाद मैंने कभी भी तंत्र मंत्र की बातों पर यकीन नहीं किया, पर उसकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी कभी रात को मुझे लगता है कि वो पिशाचिनी अभी भी कहीं है, किसी और शिकार की तलाश में। अगर आपको भी कभी ऐसी शक्तियों का लालच हो तो विनय की कहानी याद रखिएगा। याद रखिएगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे बचकर रहना ही बेहतर होता है। विनय की आत्मा को शांति मिले, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आप सभी से विनती करता हूं कि इस कहानी को सिर्फ एक कहानी न समझें, बल्कि एक चेतावनी समझें। क्योंकि जो एक बार पिशाचिनी के आलिंगन में फंस जाता है, वो कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाता।